नमस्कार। आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस, और हमारे लिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे तो पूरी दुनिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को बचाना आज की स्थिति में, लेकिन हमारे लिए और महत्वपूर्ण इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे प्रदूषित शहर के निवासी हैं। और कोविड के चलते आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को लेके कितनी परेशानियां हुई लोगों को, और पर्यावरण को लेके अभी भी हम उतने सचेत नहीं हैं जितना सचेत हमको रहना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आईआईटी आईएसएम से डॉक्टर गुरदीप सिंह और डीजीएमएस के रिटायर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी और डॉक्टर मनोज सिंह हैं, जो काफ़ी काम करते हैं पर्यावरण को लेके। और एक अन्य मेहमान है हमारे रुपेश सिन्हा, जो भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मुकेश जी, सवाल ये है कि हम लोग इस कोविड काल में जिस ढंग से ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हम पर्यावरण को लेके बहुत सचेत नहीं हैं, तो हमको करना क्या चाहिए? जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, ऑक्सीजन के लिए सबसे पहला काम है पेड़ लगाना। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर से जिंदगी नहीं बच सकती है। जब तक कि हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन की प्राप्ति वातावरण में नहीं ला पाएंगे। इसी क्रम में 3 साल पहले हम लोगों ने एक पर्यावरण मित्रा ग्रुप शुरू किया, जिसमें 250 मेंबर्स हैं, और हम लोगों ने अब तक करीबन 2500 पौधे लगाए हैं धनबाद शहर में और धनबाद शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में। यहाँ तक कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था पर्यावरण की रक्षा के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने सीड बॉल बनाया था। सीड बॉल भी करीबन हम लोग 5000 बनाए, जिसमें ग्रुप में सभी को सम्मिलित करके बैठ के बनाया जाता था। और उस सीड बॉल्स को भी हम लोग धनबाद के दूर दराज इलाकों में, जहाँ पे कि बैरन लैंड है ना, चाहे गवर्नमेंट का लैंड हो, मेनली गवर्नमेंट लैंड जहाँ बैरन है, वहाँ पे हम लोगों ने सीड बॉल को भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ एक और जो कोरोना काल में एक मुश्किल हो गया है, वो है पॉलीथीन का इस्तेमाल। कोरोना काल से पहले, पेंडेमिक से पहले, 2020 से पहले हम लोगों ने एक और मुहिम चलाया था नुक्कड़ नाटक करके, और हम लोगों ने यहाँ तक कि कपड़े का बनाया हुआ थैला भी सब्जी मंडी में लोगों को दिया था। और बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए थे, खास के पुलिस लाइन और हाटिया में और स्टील गेट में प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कर दिए थे। उस क्रम में हम लोगों ने अपने ही खर्च से करीबन 1000 कपड़े का थैला हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन जैसे पेंडेमिक आया, उसकी वजह से फिर वो जो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल है धड़ल्ले से होना शुरू हो गया। उसका रीजन कुछ और है। तो जहाँ तक नहीं मेरा विचार। मुकेश जी, आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहेंगे। एक बार गुरदीप जी से सवाल है कि गुरदीप जी ने कैंपस में बहुत ऐसे काम किए हैं कि अभी अभी हम लोग हाल भी एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने किया है कि उसमें काफ़ी पक्षी अभी आए हैं। चूँकि मौसम इतना साफ़ हो गया, लॉकडाउन का एक सुखद पक्ष तो ये था कि पक्षी बहुत से आए हैं। ऐसे में गुरदीप जी, आप उसके बारे में थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे ज़रा। गुरदीप जी, आपको आवाज मिल रही है? दिवस आज हम मना रहे हैं, तो ये यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के लिए ये थीम चुनता है। तो इसमें क्या है कि रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये बहुत ही अच्छा रेलिवेंस है कि हमारे देश में और दुनिया में भी काफी रिस्टोरेशन हुआ है। तो जैसे राकेश जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन का जब पालन हुआ तो ऐसे ऐसे रेयर बायोडाइवर्सिटी आ गई जिसको हमने देखा ही नहीं था, वो हमारे पास ही था। जैसे हमने पीका को स्पॉट किया, क्रेन स्पॉट किए, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स दिए, पैरट्स बहुत सारे आ गए, ईगल भी हमने देखा, और हमें दूसरी भी वाइल्ड लाइफ को दिखाई दी, इवन फॉक्स भी दिए और जैकल्स भी बहुत सारे दिखाई दिए।
और आप आएंगे हमारे यहाँ पे सवेरे और पर्टिकुलरली शाम में, इतनी पक्षी की आवाज आती है। मैं सवेरे जब उठता हूँ तो मुझे पक्षी की आवाज आती है कोई 5 बजे के आसपास, और हम उठ के खड़े हो जाते हैं। और अब कैंपस में जब वॉक करते हैं तो जो पहले भी हम वॉक करते थे, पहले में और अभी में बहुत फर्क आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा रेलिवेंस है। और पर्यावरण जो है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ये बहुत लेवल बढ़ गया था और वो अभी कम हुआ है, पर जो कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो आज मैं एक थोड़ा सा डेविएट करता हूं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम को लॉन्च किया है, और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारा देश एडवांस में चल रहा है। एक पेरिस डील है, पेरिस डील जो क्लाइमेट चेंज की डील होती है, तो वो हम सेंचुरी के एंड में जब 2021 खत्म होगा तो उससे पहले हमें पूरी पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से नीचे रखना है, और प्रेफरेबली 1.5 करना है। तो हम लोगों ने उसके लिए लक्ष्य रखा था कुछ चीजों के लिए 2030, जैसे इथेनॉल को हमें 20% तक यूज करना है 2030 तक। तो अभी आपको पता होगा नितिन गडकरी जी ने कई बार अनाउंस किया, और इथेनॉल का मिक्सचर हमारे डीजल पेट्रोल में फ्यूल में होना शुरू हो गया, और अभी वो 20% 2025 तक हम अचीव कर लेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा होगा। जो हमारे किसान भाई हैं, तो वो गन्ने की खेती उगाएंगे तो उनको कीमत अच्छी मिलेगी, और उसके लिए वो अच्छा एक रास्ता और विकल्प खोज सकते हैं, और वो क्लाइमेट चेंज से भी सीधा रिलेटेड है। अब जैसे ऑक्सीजन की बात रही, तो हमारे कैंपस में, और आप लोग भी जैसे मुकेश जी बता रहे हैं, आप सारे भी कह रहे होंगे, मेरे से एग्री करेंगे, जैसे पीपल है, बड़ का पेड़ है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे धर्म ने दे रखे हैं, तो वो जो पेड़ है वो हमें 100% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन देते हैं। तो वो जो कार्बन है उसे सोख लेते हैं, तो उसे एक बायो केमिकल साइकिल होता है, उस रूट से वो कार्बन को, ऑर्गेनिक कार्बन हमारी सॉइल में बाइंड कर देते हैं, हमारे पेड़ों में ले लेते हैं, फिर बाकी अल्टीमेटली सॉइल में जाता है। तो ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लक्ष्य रखा था, वो भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तीसरा था हमारा रेन्यूएबल्स, सोलर में भी हम अच्छा कर रहे हैं और विंड एनर्जी में भी हम अच्छा कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोयले में हम इतना अच्छा नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए था। अभी भी हम कोयला काफी सर वो सवाल कि सरकारी स्तर पे काफ़ी काम हो रहा है, लोग जागरूक हैं सरकार के स्तर पे, लेकिन जहाँ एक कॉमन मैन की बात है, जैसे हम पॉलीथीन का, जैसे मुकेश जी ने कहा कि उनको खुद बना के देना पड़ा, सवाल ये है कि हम एक एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप देखिए हमारे जो नीचे और 2 मेहमान हैं, रुपेश जी और मनोज जी, ये दोनों पूरे साल काम करते हैं इसके ऊपर। हम आज इनको इसलिए लेके आए यहाँ पे कि ये कोई ओकेजनली काम नहीं करते कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो 4 पेड़ लगा दिए, और मेन पेड़ लगाना और फिर उसको बचाना ही मेन प्राथमिकता है। तो ये दोनों साथी जो हमारे हैं, तो अभी मुकेश जी, अभी जैसा आपने बताया कि पॉलीथीन का इस्तेमाल, तो पॉलीथीन का इस्तेमाल तो हमको खुद ही बंद करना पड़ेगा, ये सरकार नहीं बंद करा पाएगी। अगर हम नहीं खरीदेंगे, हम घर से झोला लेके चलने की अगर हमको आदत हो जाएगी, तो ये बहुत हद तक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो रुपेश जी, अभी आप लोग क्या क्या पूरे साल प्रोग्राम करते हैं पर्यावरण को लेके? रुपेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। जैसा कि पर्यावरण को लेकर, और वाकई में अभी मैं सुन रहा था कि पर्यावरण को लेकर निश्चित तौर पर इसमें जो बैठे हुए सज्जन हैं, सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो अभी 2 साल पहले आप देखे होंगे कि मैं बहुत बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया था, लेकिन उसका मात्र 20% पौधा बच पाया। एक चीज इस विषय को आपके इस डिबेट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जहां भी हम लोग पौधा लगाए थे और उस जगह पर हम लोगों ने अभिभावक तय किए थे, क्योंकि कोई सरकारी पौधारोपण तो हम लोग किए नहीं थे, वो पौधारोपण हम लोग निजी किए थे। तो हम लोगों के पास इतना फंड नहीं था कि उसको हम लोग फिर एक स्टाफ रखें, फिर उसके लिए व्यवस्था करें। तो हम लोगों ने व्यवस्था करी थी कि वहां पे लोकल अभिभावक रखे थे। और जिस प्रकार से ऊर्जा के साथ लोग प्रारंभ के दिनों में हम लोगों के साथ रहे, उसके बाद एक समय होने के बाद छोड़ दिए। तो लोग जो है सरकारी जमीन को, आप जानते भी हैं कि लोग तुरंत जो है ना खाली करके कब्जा करने के दृष्टिकोण से पौधारोपण को हटा देना है कि फिर वहां पे जो है अपना कुछ कुछ काम कर सके। इसीलिए इस बार हम लोगों ने
अपनी नई योजना बनाई है। नई योजना बनाई यह है कि हम कहीं भी पौधारोपण करेंगे, जिसको भी देंगे उससे एक सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं कि भैया, और उसके अंदर एक भावना जगा रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों के अंदर में एक सबसे बड़ी भावना ये आई है कि जो कृत्रिम ऑक्सीजन का जो लोगों को स्कार्सिटी हुआ, तो लोग समझ गए कि कृत्रिम ऑक्सीजन जो है, अभी मुकेश जी कह भी रहे थे कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं है ओरिजिनल ऑक्सीजन का। तो इसीलिए लोगों के मन में भी इस बार भावना आई है कि हम अधिक से अधिक पौधारोपण करें। और खास करके धनबाद में इतने पौधे कटे हैं, इतने पेड़ कटे हैं कि अगर हम लोग पौधारोपण करके अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझे तो यहाँ का जो वातावरण है उसको हम लोग शुद्ध नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए हम लोगों ने इस बार घर घर जाने का अभियान रखा है, और जहां पे आवश्यकता है पौधा की, जहां पे हम लगा सके, वहां के लोकल व्यक्ति को देकर एक पौधा लगवाएंगे, उसका घेराबंदी करा के उनको जिम्मा देंगे कि आप रक्षा करें। सबसे ज्यादा जरूरी अब रुपए कि आप पौधा लगाएं तो उसको बचाएं, क्योंकि वो जब तक नहीं बचेगा तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। केवल सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने से ये तो हम जागरूकता केवल दिखाने की बात होती है। मनोज जी से मेरा सवाल है कि आप एक बार अपना अनुभव साझा करें। यहाँ 4 लोग हैं हम लोग, जो आपके अनुभव से हम लोग भी आगे कुछ कोशिश करेंगे कि आगे कुछ अच्छा हो। मनोज जी, आप अपना कुछ अनुभव साझा करें, जो पर्यावरण के लिए आप तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि अभी जितने भी लोग बातें कर रहे थे, सभी लोगों का निष्कर्ष एक ही था कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना होगा। और जैसा कि गुरदीप सिंह ने कहा अभी कि पौधे का भी सिलेक्शन करना होगा कि किस टाइप के पौधे लगाए जाए। और जैसे बताया कि पीपल, बरगद और नीम ये ऐसे पौधे हैं जो कि 100% पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं। इस टाइप के पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज इसमें फायदा यह होगा कि अगर हम पीपल के पौधे लगाएं तो उनको उनकी सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जैसे आप देखे होंगे कि किसी पुराने मकान पर भी अगर पीपल का पौधे उग जाते हैं तो उन्हें वहां पर पटाने की जरूरत, सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है, वो पत्थर से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर पहाड़ पर भी, पहाड़ी क्षेत्र पर भी अगर लगाया जाए, और खासकर जहां हम निवास करते हैं, जहां की हम बात कर रहे हैं, धनबाद और झरिया, जैसा कि आपने शुरुआत की अभी कि झरिया जो ऐसा शहर है जो सबसे प्रदूषित शहर का तगमा मिला है जिसको, इसमें जो चारों तरफ से पहाड़, तगमा नहीं बोलेंगे, बदनुमा दाग है हमारे ऊपर। जी जी। तो कि अगर जो ओपन कास्ट करके और जो प्रदूषित कर रहे हैं और जगह जगह पर मलबे की पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, इस पहाड़ पर अगर हम पीपल के पौधे लगाएं तो इन्हें सिंचाई के भी, कम सिंचाई में भी हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा सुधार सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। मुकेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए, कोयला खनन का क्षेत्र है, कोयला खनन देश के लिए भी जरूरी है, इसलिए आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है वो। तो आप चूंकि डिप्टी डायरेक्टर डीजीएमएस रहे हैं और सारे नियमों का उल्लंघन कोल कंपनियां ही करती हैं और खनन कंपनियां ही करती हैं, तो इसको रोकने के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। चूंकि आप एक बड़े ओहदे पे बैठे थे जहाँ पे उसको रोका जा सकता था, चाहे गाड़ी। आखिर क्या ऐसा होता है कि खनन कंपनियां केवल अपना खनन कर लेती हैं और अपना काम खत्म, और कोयला निकल गया, अफसर अपने मुनाफा देखे, इंसेंटिव लिए और घर गए, और पर्यावरण को लेके कभी भी वो जागरूक नहीं दिखे। राकेश जी, पहले एक सुधार करते हैं, हम डिप्टी डायरेक्टर नहीं थे, हम डायरेक्टर थे। दूसरी बात, जहां तक माइनिंग इंडस्ट्री में पर्यावरण को लेके पॉल्यूशन कम करने की बात है, ये कार्य डीजीएमएस के अधीन नहीं है, ये कार्य आईबीएम के अधीन है। ठीक है, जो भी है। तो अभी हम जो आपके मंच पे बैठे हैं, हम डीजीएमएस के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे हैं, हम एक व्यक्तिगत मुकेश श्रीवास्तव के रूप में बैठे हैं।
तो एकदम यहाँ सही पे है, पूरा लेकिन चूंकि आप रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता, आप अपना अनुभव का खाली हमको लाभ दे दीजिए। हाँ हाँ, वही उसी का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने माइनिंग इंडस्ट्री में करीबन 25-30 साल काम किया है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स में, कोयला ही नहीं, आपको जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सारे मिनरल्स में ऑल ओवर कंट्री हमने काम किया है। जहाँ मेरा अनुभव है, देखिए, ओपन कास्ट करना, चाहे वो कोयला के लिए हो या किसी और मिनरल के लिए हो, ये अभी ज़रूरत है, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग उतना वायबल नहीं है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब रही बात ओपन कास्ट को हम किस तरह से प्रायोजित करें ताकि हम वातावरण में पोल्यूशन कम से कम दें। इसका उदाहरण हमको मिला महाराष्ट्र एक माइंस में, जिसमें आप जाएंगे तो आपको दूर से लगेगा नहीं कि ये ओपन कास्ट है, जबकि हमारे यहाँ जो कोल इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो आपके अगर घर आपका 10 किलोमीटर दूर है तो आपको एहसास होता है कि ये कोल डस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कोल इंडस्ट्री है। उन लोगों ने क्या किया कि जैसे हम ओपन कास्ट के लिए कोई हमको लैंड एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद में माइनिंग स्टार्ट करने से पहले जो ऊपरी सतह का जो सॉफ्ट सॉइल है उसको निकाल के वो लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इसके पश्चात माइनिंग ऑपरेशन होता है। होने के बाद जब वहाँ का पूरा मिनरल निकल गया, चाहे कोल हो चाहे कुछ हो, तो निकलने के बाद में जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उस जो खदान में एक कुआं सा, गड्ढा सा, तालाब सा बन गया, उसमें वो लोग बाकी जितने भी स्टोन से मिट्टी है डाल के अपर लेयर में उसी जो सॉफ्ट सॉइल है उसको डाल के और वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। एक माइंस में हमने देखा कि ऐसा प्लांटेशन किया हुआ है कि वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना का भरमार हो गया 2 साल के अंदर में। हमारे यहाँ बीसीसीएल भी और टाटा भी बहुत हद तक लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी उस अनुपात में वो कार्य नहीं हो रहा है जिससे कि जो एक स्वरूप है ओपन कास्ट माइनिंग का, जो एक क्या बोलते हैं कि प्रदूषण युक्त जो स्वरूप है, उसको हम जब तक कि प्रदूषण मुक्त स्वरूप में नहीं बदलेंगे तब तक वो कारगर साबित नहीं होगा। नहीं, जैसे देखिए, आप जो मेरे 2 युवा साथी हैं नीचे, रुपेश जी और मनोज जी, तो जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश जी के बारे में, कि वो आप देखिएगा जो रोड में जो डिवाइडर हैं उस बीच में उन्होंने कई पेड़ लगाए, हमने देखा है, कहीं अखबारों में नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया, लेकिन हम इनको लगाते देखे आते जाने के क्रम में। और हमारे यहाँ कई सड़कें बन रही हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 18,000 पेड़ काटे गए हैं सड़कों को बनाने के लिए। अभी देखिए 8 लेन आपका बन रहा है, 2 NH का प्रोजेक्ट आया है, तो कुल 18,000 पेड़ काटे गए। तो क्या हम लोग उन डिवाइडरों के बीच में सरकार का भरोसा छोड़ के, हम अगर पेड़ तो लगा ही रहे हैं, पौधे तो लगा ही रहे हैं, तो हम अगर वैसे जगहों पर लगाएं जो हम उसको हरदम मेंटेन भी कर सकते हैं, चूँकि हम लोग खुद उस रास्ते से आना जाना करते हैं बहुत बार, तो हमारी नज़र में भी रहेगा और हम उसको देख भी सकते हैं। ऐसा एक बार मेरा मानना है, चूँकि मुकेश जी ने ऐसा किया था, हम देखे थे, और कभी इस पर मेरा उनसे डिस्कशन भी नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा था एक बार कि वो वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, चूँकि आप 2 युवा साथी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोग से दोनों से सवाल है, मनोज जी और रुपेश जी। रुपेश जी, निश्चित तौर पर भैया हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि 8 लेन वाले रोड पे वाकई में बहुत पौधे, और निश्चित तौर पर जब पौधारोपण का बृहद पैमाना वाला कार्यक्रम मैं चालू भी किया था, वही जो पेड़ कटा था वो दुख और वो दर्द जब महसूस किया था, उसी के बाद मैं बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम को करने का प्रारंभ किया था। तो निश्चित तौर पर जो है ना, आपकी बात से सहमत हूं, और हम लोग कोशिश भी करेंगे वहां लगाने का, कि किनारे किनारे जो है और बीच में जो है हम लोग लगा सके थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और सब लोग मिलकर, खास करके आपने जो इस मंच पर पर्यावरण प्रेमियों को बुलाया है, और मैं जो जिनको भी देख रहा हूं, वाकई में वो लोग, मैं खुद भी जानता हूं, सभी पर्यावरण में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मिलकर जो है ना हम लोग कर सकते हैं, और इस धनबाद पे जो बदनुमा दाग लगा है, उस दाग को हम लोग बीसीसीएल के भरोसे या फिर किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे। एकदम हम लोग की जन्मस्थली है और वहां तक लाएंगे चीजों को, उसको संभालना पड़ेगा, संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। गुरदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गुरदीप जी। जी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पहले अनसाइंटिफिक माइनिंग बहुत हुई,
और अभी इलीगल माइनिंग भी बहुत चल रही है। तो बीसीसीएल के लिए हमने एक क्लस्टर प्लान बना के दिया था कि टोटल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा करेंगे, और 2 करोड़ पौधे लगाने का था, और ग्रीन बेल्ट डिजाइन भी बना के दिया था इनको। तो अगर उसका थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो हमारे जहाँ पे दूसरे देशों में कई जगह पे एक आदमी के ऊपर में 10-20 पेड़ हैं, हमारे यहाँ पे है ही नहीं। और जहाँ पे जो है तो वो साइंटिफिकली है, जैसे हम लगाते हैं तो लोग, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक स्मृति वाटिका हमने अपने IIT में बनाया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बोला कि आप अपने माँ बाप, भाई बहन या अपने बच्चों के नाम से लगाइए। तो वो 100% सर्वाइवल रेट आ गई। उस एरिया को किसी ने टच नहीं किया। लोगों को एक जुड़ाव हो जाएगा कि वो अपने पिताजी के नाम पे लगाएं तो हम उसको देखें, संभालें, करें, एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। ये पहल अच्छी थी। तो ऐसे ही मैंने मुझे कई स्कूल में जाने का मौका मिला, तो वहां पे हमने उनको, बच्चों को ये समझाया कि देखो बेटा, अगर आपको जीना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो ये चीजें जरूरी हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से सब करवा देते हैं। जैसे कहते हैं आपको तंबाकू नहीं पीना, अभी हमने एंटी टोबैको डे मनाया, तो बच्चे कहते हैं आपको नहीं पीना तो आपको नहीं पीना। अगर हम दूसरे को कहेंगे, हम समझाएंगे कितना, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, तो हमें कहते हैं हमें कोई समझा नहीं सकता। पर जो छोटे बच्चे हैं, जहाँ हमारी वोमेन पावर है, जहाँ बच्चियां हैं, उनके थ्रू ये बड़ी जल्दी इनकलकेट करेगा। अब जैसे पौधे लगाने हैं, ये नहीं कि कोई भी पौधा लगा दीजिए, पौधे यहाँ पे बहुत लगे हैं, पर उसका उन्होंने इम्बैलेंस कर दिया। इकोलॉजिकल बैलेंस को रखना भी बहुत जरूरी है। तो आज का ये है कि एक देश शुड बी प्रॉपर डिजाइन, कि जहाँ पे नेटिव स्पीसीज क्या होते हैं, लोगों की उसके ऊपर रिलीजियस डिपेंडेंट क्या है, और उनका अपना जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है। अब जैसे लोगों को आम के पेड़ चाहिए, आम अभी बिक रहा है, हम बाहर से 100 रुपए 150 रुपए तक खरीद के ला रहे हैं किलो। तो अगर वही हम एक अच्छी जगह पे लगाएं, वो सड़कों पे नहीं लगा सकते आप, तो वो जहाँ पे लोग कॉलोनी रहती है, तो उनके लिए कम्युनिटी के मैनेजमेंट के लिए हमें लगाना चाहिए। तो ऐसे हमें पौधे लगाने भी हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से कहाँ लगाने हैं, कौन से पौधे लगाने हैं, और उसका हमारा इकोलॉजिकल के साथ क्या संबंध है, वो बहुत जरूरी है। कहना चाह रहे हैं मुकेश जी? जैसा गुरदीप जी ने कहा कि कौन से पौधे लगाने चाहिए, पहले उन्होंने सुझाव दिया था पीपल, बरगद, इस पेड़ को लगाने का। जो मेरा अनुभव है पेड़ लगाने का पिछले 4-5 वर्षों से, उसमें हमने पाया सबसे सटीक जो पौधा है, इसको थोड़ा शॉर्ट में करिएगा क्योंकि समय की कमी है। जी जरा इसको शॉर्ट में करिएगा, समय की कमी है। तो वो सबसे जो फायदेमंद पौधा है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में सबसे बड़ी खासियत है कि इसको पानी की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लगा दिया तो नीम अपने आप जमीन से पानी लेके आगे बढ़ेगा, और वो पर्यावरण के लिए उससे बढ़िया कोई पौधा है नहीं। निश्चित रूप से बरगद और पीपल तो है ही। तो दूसरी बात एक हम कहना चाहेंगे कि जैसा रुपेश जी ने कहा था कि हम जो पौधा लगाते हैं तो हम किसी को ऑनरशिप देते हैं कि आप इसकी रक्षा करें, आपको हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। उसी मुद्दे पे हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है पर्यावरण मित्र ग्रुप ने, कि जितने मेंबर है हर कोई अपने जन्मदिन पे कम से कम 5 पौधे लगाता है। तो अगर हम ये एक मुहिम चलाएं कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन को केक जो काटना है काटे, कम से कम 1 नहीं 5 नहीं तो 1-2 पौधा ही अपने जन्मदिन पे लगाए। अगर ये मुहिम हमारे ओकेजनली हमको अपने जन्मदिन पे लगाना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छा जागरूकता के लेवल पे भी अच्छा है। चूँकि समय की कमी है और आप सब आए और अपने अपने राय रखे, सुझाव रखे और अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। फिर हम आपको मिलेंगे कुछ नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।